नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। जैसा कि आपको पता है कि अपन पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो सोल्व कर रहे हैं, जो पूर्व प्रश्नों पेपरों में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में उनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। विशेषतः अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड की परीक्षा आयोजित होनी है। उस परीक्षा में इन प्रश्नों का बहुत महत्व रहने वाला है, क्योंकि पॉलिटी का वेटेज जो है वो कम से कम 20 प्रश्नों का रहता है। तो आप मान के चलिए ये 20 प्रश्न मेरे द्वारा करवाए हुए प्रश्नों में से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर 18 भी आते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो निश्चित तौर पर आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को देखें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, उनको भी फायदा हो सके। तो मैं बिना देर किए हुए शुरू करता हूं आज का जो है वो सेशन। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? अनुच्छेद 25, देखिए अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है। तो मैं लिख देता हूं पहले थोड़ा सा। अनुच्छेद 25 टू 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में लिखा गया है कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो मैंने 3 नाम लिए, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अब प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि कौन सा उसके अधीन नहीं है, तो मानववाद जो शब्द है वो अनुच्छेद 25 में उल्लेखित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया मानववाद। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है कि अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद के अधीन नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था यानी लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार ये तीनों शब्द उसमें लिखे हुए हैं। तो निश्चित तौर से इसका उत्तर होगा मानववाद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान संशोधन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? मतलब इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमें सही कथन बताने हैं। तो पहले सत्य और असत्य कर लेते हैं अपन। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है, बिल्कुल सत्य है। एक बार वापस बता देता हूं, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की 3 विधियां हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 में 2 का ही उल्लेख है। अगला चलते हैं, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकते हैं। असत्य है। संविधान संशोधन विधेयक आप अपनी इच्छा अनुसार संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो यह कथन असत्य है। बात करते हैं अगले की। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में विवाद होने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। बिल्कुल असत्य बात है। संविधान संशोधन विधेयक का नियम यह है कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पृथक पृथक जो है वो पारित होना आवश्यक है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो यह गलत है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। एक्चुअल में निषेधाधिकार है ये। इस शब्द को मैं कर देता हूं निषेधाधिकार, यानी विट्टो या कहूं विट्टो का प्रयोग नहीं कर सकता है। देखिए अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति का विट्टो उल्लेखित है और विट्टो का प्रयोग राष्ट्रपति जो है 24वें संविधान संशोधन 1971 के अनुसार संविधान संशोधन पर विट्टो पावर का यूज नहीं कर सकता है। तो इसका जो उत्तर है वो ये सत्य कथन है। तो अगर अपन उत्तर देखें तो 1 सत्य है और 4 सत्य या 2 असत्य है। तो 1 और 4 कौन से में है? तो इसका उत्तर हो गया बी, 1 और 4, यानी पहली लाइन सही है और दूसरी लाइन सही है। ये सेकंड ग्रेड में ये भी आया हुआ प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान से देखें। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कुछ कुछ पीछे वाले प्रश्न जैसा ही है, हमें सत्य और असत्य छांटने और फिर यह बताना है कौन सा कथन सही है।
राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। बिल्कुल सही तथ्य है। राज्यपाल जो है वो अपना जो है वो शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। कोई भी पद पर जब व्यक्ति संवैधानिक पद पर पद ग्रहण करता है तो उसके द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान करना आवश्यक है। राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में है। बिल्कुल असत्य बात है। जो राज्यपाल की प्रारूप का उल्लेख है वो अनुच्छेद 159 में है, तो निश्चित तौर से यहां नहीं है। अनुसूची 3 में राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 3 ऐसे पद हैं जिनकी शपथ का उल्लेख, शपथ के प्रारूप का उल्लेख नहीं है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अनुसूची 3 में निम्न में से किसकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख नहीं है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो राज्यपाल का यहां नहीं है, तो असत्य हो गया। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 159 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि राज्यपाल की जो पद की शपथ है वो जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेगा। शपथ या प्रतिज्ञान प्रक्रिया का उल्लेख 159 में है। ये तो मैं ऊपर ही आपको बता चुका हूं, तो ये कथन सत्य है। तो देखिए 3 कथन सत्य है, 1, 3 और 4। तो अपन देखते हैं कौन से में है 1, 3 और 4। बी में है 1, 3 और 4 के अनुसार राज्यपाल के बारे में 1, 3 और 4 कथन सही है। ये जो है वो सेट में पूछा गया प्रश्न था। राजनीति विज्ञान के पेपर सेट में ये प्रश्न आया हुआ था और आरएस में भी एक बार इस प्रश्न को पूछा गया था। तो जो आए हुए प्रश्न है, चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए हो, उनका पुनः आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? ये सेकंड ग्रेड में आया था और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, क्योंकि मानवाधिकार आयोग जो है वो सेकंड ग्रेड में टॉपिक है। राज्य मानवाधिकार भी है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी है। निम्न में से कौन सा काम है जो राज्य मानवाधिकार या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काम करता है? तो देखो, मानवाधिकार उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, ये कथन सही है, ये काम करते हैं। राज्य मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी भी मामले की जांच स्वतः कर सकता है। उसको किसी भी प्रकार की शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। किसी जेल को देखना, बिल्कुल सत्य कथन है। कभी भी जाकर मानवाधिकार आयोग जेल की विजिट कर सकता है और देख सकता है कि जेल में जो काम हो रहा है या जो अपराधी है या जेल में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ किसी प्रकार का बुरा बर्ताव तो नहीं हो रहा है, ये देख सकते हैं। तीसरा, मानव अधिकार की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, यह भी सत्य कथन है। मानव के जो अधिकार है उनकी सुरक्षा को एनी टाइम वो देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ पाए जाने पर उसकी जांच भी वो कर सकते हैं। अंतिम है, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। सजा देना काम जो है वो इनका नहीं है। ये कथन जो है वो असत्य है। जो सजा देने का काम है वो माननीय न्यायालय का है। न्यायालय ही सजा देता है। मानवाधिकार ये 3 काम जरूर करता है, लेकिन मानवाधिकार ये काम नहीं करता। मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले लोगों को सजा नहीं देता, वो केवल उनको जो है वो पकड़वाता है। सजा देने का काम माननीय न्यायालय का होता है। न्यायालय ही सजा देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? आपको ध्यान होगा संविधान ने हमें 6 मूल अधिकार दिए। हालांकि मूल संविधान में इन अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो 6ठा मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसे संपत्ति का मौलिक अधिकार कहते हैं, उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसे जो है वो 300A या क के तहत एक वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब प्रश्न ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा नहीं है, तो मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से अधिकार है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हड़ताल का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है। इनके अलावा यदि अपन देखें तो चौथा अपन मैं वैसे ही लिख देता हूं, 4, 5 और 6 में यदि अपन देखें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और एक हो गया अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार।
तो ये टोटल 6 अधिकार है, हड़ताल का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। आगे चलते हैं फटाफट छठे प्रश्न की ओर। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री होता है मंत्रिमंडल का प्रधान, मंत्री परिषद का प्रधान, संघ सरकार का प्रधान या संघ के प्रशासन का प्रधान। बात संविधान की कर रहा है, हालांकि सारा होता है, वो सब कुछ होता है, लेकिन प्रश्न यहां यह है कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है। तो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 74(1) 74(1) यह कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्री परिषद का प्रधान होगा तो मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्रिमंडल क्या चीज है? देखिए, मंत्रिमंडल एक्चुअल में कैबिनेट को मंत्रिमंडल कहते हैं। कैबिनेट 3 प्रकार के मंत्रियों में से एक मंत्री की श्रेणी है कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। और मंत्री परिषद का मतलब होता है तीनों प्रकार के मंत्री, यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों जब मिलते हैं तो उसको मंत्री परिषद कहा जाता है। हालांकि संविधान में मंत्री परिषद का ही उल्लेख है, मंत्रिमंडल का तो कहीं उल्लेख था ही नहीं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आपातकालिक अनुच्छेद है उनमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। लेकिन यहां अपन जो प्रश्न पढ़ रहे हैं वो यह है कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री कौन होता है? तो संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है। यदि प्रश्न यह होता निम्न में से प्रधानमंत्री कौन होता है, तो वो सबका उत्तर सबका सही है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन प्रश्न यहां संविधान लगा दिया तो संविधान का अनुच्छेद 74(1) मैं आपको बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री के बारे में सीधा सा कथन है कि राष्ट्रपति की परामर्श एवं सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री जी होते हैं। चलते हैं आगे 7वें प्रश्न की ओर। राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मंत्रिमंडल, ज्यादातर लोग कंफ्यूज होके इसमें प्रश्न कर देते हैं राज्य विधानसभा का 15%, और ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका उत्तर होगा संविधान में निर्धारित नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा आपने गलत पढ़ा दिया, ये तो सही है। 93वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003 क्या कहता है कि मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 15% होगी। आज आप कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन भाइयों जरा सुनिए, मंत्री परिषद में सदस्य संख्या होगी, मंत्रिमंडल नहीं कह रहा मैं, मंत्री परिषद कह रहा हूं। मंत्रिमंडल एक्चुअल में अभी मैंने आपको बताया कि कैबिनेट समूह के मंत्रियों को मंत्रिमंडल कहा जाता है, और मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे ये निर्धारित नहीं है। संविधान में यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि मंत्रिमंडल में इतने सदस्य होंगे, राज्य मंत्री इतने होंगे, उप मंत्री इतने होंगे, उनकी संख्या निर्धारित नहीं है। यह प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न आया हुआ है और निश्चित तौर से ये आरएस में पूछा गया था, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, जल्दी से एक बार में पढ़ने से तो इसमें जो है वो गलती हो सकती है। राज्य मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे ये मुख्यमंत्री तय करता है। सॉरी, मैंने प्रधानमंत्री बता दिया क्यों, संघ के आधार पर मैंने देखा, अगर संघ में भी आए तो उत्तर यही होगा, संविधान में संख्या निर्धारित नहीं है कि कितने सदस्य होंगे, ये निर्धारित नहीं है। आगे चलते हैं, आप इस प्रश्न को जरूर ध्यान से देखिए, मैं इसको स्टार लगा देता हूं, मुझे बहुत बढ़िया लगा ये प्रश्न, ये रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। आगे चलते हैं, राजस्थान में जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? देखिए, जिला परिषद कौन होता है? जिला परिषद का प्रमुख जो होता है उसे जिला प्रमुख कहा जाता है। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। जो जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं वे स्वयं में से जो है वो एक जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। राजस्थान में 33 जिला परिषद है, तो 33 जिला प्रमुख है। एक जिले में एक जिला परिषद होती है, तो राजस्थान में 33 जिला परिषद है, तो 33 जिला प्रमुख है। ये जिला प्रमुख जो है वो अपना त्याग पत्र जो है वो संभागीय आयुक्त को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? संभागीय आयुक्त को सौंपते हैं। संभागीय आयुक्त को जो है वो अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। थोड़ा सा बता देता हूं पंचायती राज संस्थाओं के बारे में कि ये अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे। देखो, सरपंच, उप सरपंच, एक मिनट, उप सरपंच और पंच अपना त्याग पत्र देंगे बीडीओ को, ये जो खंड विकास अधिकारी होता है उसको देंगे। उसके बाद पंचायत समिति सदस्य
अपना त्याग पत्र देंगे। पंचायत समिति सदस्य व उप प्रधान, किसको त्याग पत्र देंगे? प्रधान को। प्रधान व उप जिला प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे? जिला प्रमुख को। और जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देगा? संभागीय आयुक्त को। निश्चित तौर से ध्यान रखना, सरपंच, पंच और उप सरपंच अपना त्याग पत्र खंड विकास अधिकारी को सौंपते हैं। उसके बाद जो प्रधान से नीचे है, जिनमें सारे पंचायत समिति के सदस्य जो चुने हुए सदस्य हैं वो, और उप प्रधान प्रधान को देते हैं। उसके बाद में प्रधान व उप जिला प्रमुख और जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य जिला प्रमुख को देते हैं। जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को सौंपते हैं। निश्चित तौर से बढ़िया प्रश्न है। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? हालांकि बहुत सरल सा प्रश्न है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अब देखिए, उप प्रधानमंत्री की बात क्या होती है। उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान के कोई अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। निश्चित तौर से इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न आ जाए, मान लीजिए कि उप प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो संविधान में उप प्रधानमंत्री जैसे पद का कोई उल्लेख है ही नहीं। तो फिर उप प्रधानमंत्री बनाया क्यों जाता है? ये केवल पद का नाम है। वो होते एक कैबिनेट मंत्री है। प्रमुख कैबिनेट मंत्री को एक पद दे दिया जाता है उप प्रधानमंत्री। ऐसा ही उप मुख्यमंत्री के बारे में होता है। ऐसा ही कोई पद संविधान में उल्लेखित नहीं है। भारत में उप प्रधानमंत्री तब बनाए जाते हैं जब मान लीजिए एक पद के लिए, यानी प्रधानमंत्री पद के लिए 2 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं या 2 उम्मीदवार होते हैं। उन परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि 2 प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते, इसलिए एक को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये लाल कृष्ण आडवाणी है, ये सरदार पटेल तो ऊपर ही रह गया, लाल कृष्ण आडवाणी पटेल हो गया। ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मिटा देता हूं मैं इसको। अब बात करते हैं अपन लाल कृष्ण आडवाणी, अंतिम उप प्रधानमंत्री। अंतिम उप प्रधानमंत्री जो थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। चौधरी देवीलाल ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे। 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे। और बाबू जगजीवन राम भारत में लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहने का इनके नाम रिकॉर्ड है। ये हमारी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पिता हैं बाबू जगजीवन राम। ये भी उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। तो उप प्रधानमंत्री के पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और पहले उप प्रधानमंत्री है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतिम उप प्रधानमंत्री है लाल कृष्ण आडवाणी। वर्तमान सरकार में कोई उप प्रधानमंत्री है ही नहीं और संविधान में भी कोई उप प्रधानमंत्री होता ही नहीं है। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आइए बात करते हैं बढ़िया प्रश्न की। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है? राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, बिल्कुल असत्य कथन है। वस्तुनिष्ठ यथार्थ का यहां मतलब है कि हमेशा आए दिन ऐसी घटना राज्यों में होती रहती है, बिल्कुल नहीं होती। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ऐसी घटना होती है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। वस्तुनिष्ठ यथार्थ नहीं है, रोजाना नहीं होता, कभी कभी होता है। जब कोई परिस्थितियां गड़बड़ा जाती है उन परिस्थितियों में होता है। अगला, इस अनुच्छेद के अनुसार की गई घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। बिल्कुल, अब वर्तमान में इस घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और कई बार ऐसा हुआ है जब राज्यों की लगे राज्य आपातकाल को जो है वो न्यायालय ने हटा दिया है, उस निर्णय को रिवर्स कर दिया है। हरीश रावत जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी और कोर्ट में उन्हें जो है वो राहत दी थी। तो न्यायिक पुनरावलोकन तो हो सकता है, इसके बहुत सारे उदाहरण मौजूद है। इस उद्घोषणा के साथ ही विधानसभा भंग की जा सकती है। अगर
विधानसभा भंग हो जाती है लिखा हुआ होता तो गलत होता, लेकिन की जा सकती है यह सत्य है। ध्यान रखना, विधानसभा भंग की जा सकती है लेकिन विधानसभा भंग हो जाती है गलत है। जरूरी नहीं कि विधानसभा भंग हो, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है। हाल ही में आपने देखा होगा जब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा था तो वहां पर जो है वो बाद में पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने और बाद में मुख्यमंत्री जो है वो उद्धव ठाकरे बने। उससे पहले राष्ट्रपति शासन वहां लागू था तो वहां विधानसभा भंग नहीं हुई। हाँ, अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल जो है वो राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकते हैं, लेकिन की जा सकती है, लेकिन हो जाती है ये गलत है, की जा सकती है ये सही है। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन आवश्यक है, यह कथन सत्य है। यानी कि संसद के दोनों सदनों में अलग अलग इसका जो है वो उद्बोधन करवाना जरूरी है। बिना उद्बोधन के 2 महीनों तक लगाया जा सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है, सीधा भी आ सकता है कि बिना संसद की अनुमति के राज्य आपातकाल अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल 2 माह के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल केवल 1 महीने के लिए लगाया जा सकता है। 352 1 माह के लिए, 356 2 माह के लिए और 360 भी 2 माह के लिए बिना संसद की अनुमति से लगाया जा सकता है। तो यह कथन भी सत्य है। तो सत्य कथन कौन से हो गए? 2, 3 और 4, यानी डी ऑप्शन सही है। 2, 3 और 4 कथन सही है। प्रश्न शानदार प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, बढ़िया प्रश्न है। आगे चलते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा उसे समवर्तित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? यह प्रश्न जो है वो है कि भारत में अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तीनों में अलग अलग विषय दिए हुए हैं। उन विषयों को अगर चाहे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये शिक्षा कब राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया, इसका कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका अनुच्छेद है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को जो है वो निकालकर राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसके अलावा 24वें संविधान संशोधन द्वारा अपन ने पढ़ाई था कि 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा बहुत सारी चीजें की गई थी। मैंने बताया था राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर दिया गया था, संविधान संशोधन पर वीटो पावर करने की शक्ति को हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन अभी बताया मैंने आपको कि एक तो वो क्या बोलते हैं उसको, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। और इसके अलावा भी 44वां संविधान संशोधन आपातकाल से संबंधित है, उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। और 42वां तो इसे तो लघु संविधान भी कहा जाता है, इसके द्वारा तो बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, लघु संविधान भी कहा जाता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी यहां प्रश्न है राज्य सूची से समवर्ती सूची का विषय शिक्षा कब बना? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा बना। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी के अतिरिक्त 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? देखिए प्रश्न मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि सरल प्रश्न गलत होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन गलत जब होता है तो निश्चित तौर से नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। ये वैसा ही प्रश्न है, हिंदी के अतिरिक्त पूछा है कि कितनी भाषाएं हैं। अपन देख लेते हैं 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं कर देते हैं, लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो 21 होगा, क्योंकि अगले ने पूछा है हिंदी के अलावा कुल 22 है, हिंदी के अलावा कितनी है? 21 है। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है। 343 हिंदी राजभाषा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि हिंदी हमारी राजभाषा है, और हिंदी के साथ अंग्रेजी भी हमारी राजभाषा की सहायक भाषा है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी अनुसूचित भाषा है लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, यह ध्यान रखना। और हिंदी के अतिरिक्त 21 है और हिंदी को मिला दे तो 22 है। तो निश्चित तौर पर बढ़िया प्रश्न है। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? यदि कोई मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय दे देता है तो उसे बदलने का पावर किसके पास है? निश्चित तौर पर ये पावर जो है वो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 है पुनर्विचार याचिका। उच्चतम न्यायालय को लगता है कि मुझे अपना निर्णय बदलना है
तो वही अपने निर्णय पर दोबारा सुनवाई करने अपने निर्णय को बदल सकता है। अन्य किसी को उसके निर्णय बदलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने जो निर्णय दे दिया वो अभिलेख के रूप में सुरक्षित हो गया। अगर बदलना है तो उच्चतम न्यायालय ही उस निर्णय को बदल सकता है। अन्य चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे संसद हो, चाहे कोई भी पावरफुल संस्था हो, वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदल नहीं सकती। तो पुनर्विचार करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को स्वयं को ही है। और कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 137 में है। 137 में राज्य सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने निर्णय की दोबारा समीक्षा कर सकता है। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? देखिए, प्रस्तावना में निम्न में से कौन सी विशेषता उल्लेखित नहीं है, शब्द से उल्लेखित नहीं है? ऐसा प्रश्न था, शब्द से उल्लेखित नहीं है। तो देखिए, संसदीय जो व्यवस्था है उसका उल्लेख हमें नहीं मिलता। ये तीनों शब्द जो है मैंने आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। और ये जो है वो संसदीय शब्द ऐसा है जो संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि कौन सी विशेषता संसदीय, और वैसे भी संसदीय जो विशेषता है उसका शब्द से नाम संविधान में कहीं नहीं मिलता कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ऐसा कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय कौन लेता है? अनुच्छेद 103 में यह लिखा हुआ है कि किन अयोग्यताओं के कारण संसद के सदस्य नहीं रहेंगे। तो उसमें जैसे कि मान लीजिए वह कोई अपराध कर देता है, वह पागल या दिवालिया हो जाता है, वह कोई लाभ का पद ग्रहण कर लेता है, वह किसी दुश्मन देश की जो है वो प्रति अपनी निष्ठा प्रकट कर देता है, या किसी दूसरे देश की जो है वो नागरिकता ग्रहण कर लेता है। उक्त मुद्दों पर भारत का राष्ट्रपति ये निर्णय लेता है कि उनकी अयोग्यता है या नहीं है, उन्हें संसद का सदस्य हटाया जाए या नहीं जाए। तो इस पर निर्णय लेता है भारत का राष्ट्रपति। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति निर्णय जरूर लेता है, लेकिन वो लेता चुनाव आयोग की सिफारिशों पर है। जैसा चुनाव आयोग उन्हें कहते हैं वैसा निर्णय उन्हें करना पड़ता है। बिना चुनाव आयोग की सिफारिशों के वो निर्णय नहीं ले सकते। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो चुनाव आयोग उन्हें सिफारिश करता है वही बात माननी पड़ती है। तो चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्णय राष्ट्रपति लेता है, और जो चुनाव आयोग कहता है वही निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। यह है 15वां प्रश्न। तो निश्चित तौर से ध्यान रखना, निर्णय राष्ट्रपति लेता है लेकिन अनिवार्य सिफारिश कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। प्रश्न यूं भी आ सकता है, किसकी सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेता है राष्ट्रपति जी? तो चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 16। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मानव, सेकंड ग्रेड में तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कारण यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया। विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया। विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया। इस कारण प्रत्येक 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय या विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा कहें तो 1 दिसंबर ये एड्स दिवस है, विश्व एड्स दिवस। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? यानी राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये छांटना है। सत्य को छोड़ देते हैं, असत्य को छांटते हैं। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना,
यही नहीं है, पहला ही हो गया गलत। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। केवल साधारण विधेयक पर कोई मामला होता है तो राष्ट्रपति उसे वापस लौटा सकते हैं। धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकते। साधारण बिल को लौटा सकते हैं, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते ही हैं, लोकसभा को भंग कर ही सकते हैं। तो ऊपर वाला ही गलत हो गया। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति जी वापस नहीं भेज सकते हैं, ये ध्यान रखना। और धन विधेयक मैंने आपको बताया भी था कि धन विधेयक अनुच्छेद 109 में उल्लेखित है और इसके अनुसार जो धन विधेयक है उसकी परिभाषा दी हुई है कि करारोपण या करों से संबंधित जो कोई विधेयक होता है वो धन विधेयक होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक या वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं? तो देखो राष्ट्रपति किन किन नियुक्तियों के संबंध में वारंट जारी करते हैं। तो देखो राज्यपाल के नियुक्ति में वो वारंट जारी करता है, कैग की नियुक्ति में वे वारंट जारी करते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में वो वारंट जारी करते हैं, महान्यायवादी में नहीं करते। इसके अलावा वो SC, ST और BC आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में वारंट जारी करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी वो वारंट जारी करते हैं। तो यहां पर तो महान्यायवादी है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन वारंट जारी नहीं करता। वारंट का मतलब खुद साइन करके हस्ताक्षर करके जो है वो अधिपत्र जारी नहीं करते। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन कहां है वो ढूंढिए। ये रहा 1, 3 और 4, तो उत्तर हो गया 1, 3 और 4। 18वां प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। वारंट का प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रपति कौन सी नियुक्ति वारंट से करता है। तो मैंने आपको बता दिया राज्यपाल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, OBC आयोग यानी BC आयोग, ST आयोग और SC आयोग के जो सदस्य अध्यक्ष जो भी होते हैं उनकी नियुक्ति में भी वो वारंट से ही नियुक्ति करता है। और ये कि कैग, ये तो बहुत महत्वपूर्ण पद है। आगे चलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन छांटना है विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, तो आना सच्ची बात है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के मध्य किसी विधेयक पर समान मत आने पर अध्यक्ष निर्णायक मत देता है, ये भी सत्य बात है। जब भी पक्ष और विपक्ष के मध्य बराबर मत आते हैं तभी वोट देता है अध्यक्ष, अन्यथा अध्यक्ष वोट देता ही नहीं है, ये ध्यान रखना। यदि बराबर मत आते हैं तो अध्यक्ष वोट देता है, यदि एक के ज्यादा और एक के कम आए तो अध्यक्ष वोट नहीं देगा, चाहे अंतर एक का ही हो, वो वोट नहीं देता। और यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है और कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्षता कर रहा है तो वो भी वोट नहीं देगा। यानी कि वोट वो व्यक्ति तभी देगा जब वो सदन में भाग ले रहा है। यदि अध्यक्षता कर रहा है कोई भी व्यक्ति हो, वो वोट नहीं दे सकता, चाहे वो सदन का सदस्य हो ना हो, जो भी समस्या है वो दे नहीं सकता। कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। सही सत्य बात है, विधानसभा अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। ये केंद्र में होता तो लोकसभा अध्यक्ष करता, राज्य में विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो लास्ट और बच गयो वो असत्य हो ही गया अपने आप। पहले पढ़ के बता देता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ राज्यपाल दिलाता है। तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की कोई शपथ दिलवाता ही नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष के पद की कोई शपथ होती ही नहीं है, वो साधारण सदस्य के रूप में शपथ लेता है और वो उसे प्रोटेम स्पीकर द्वारा दिलवाई जाती है। तो राज्यपाल तो उसे शपथ दिलवाता ही नहीं है। तो कथन ये लास्ट वाला गलत हो गया, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की कोई पद की शपथ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो राज्यपाल क्यों खोटी होगा उसे दिलाने के लिए, तो ये है ही नहीं। आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न में से भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? देखिए भारत के बहुत सारे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर मैं बात करूं तो राजेंद्र प्रसाद शर्मा को मिला है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला है, जाकिर हुसैन को मिला है, वीवी गिरी को मिला है। उसके अलावा यदि अपन बात करें तो प्रणब मुखर्जी को मिला है, अब्दुल कलाम को मिला है। इम नाम देख लो कौन सन को मिलो। तो डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें आज तक भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा वही व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति रहे और बाद में राष्ट्रपति भी बने। भारत में 4 ही उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। 2 बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध निर्वाचित हुए, एक बार जो है वो हिदायतुल्लाह और एक बार शंकरदयाल शर्मा। शंकरदयाल शर्मा की किस्मत बहुत बढ़िया थी, 27 पर्चे भरे गए थे उपराष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन 26 निरस्त हो गए, 1 बच गए, तो ये उपराष्ट्रपति बन गए। किस्मत तो देख लो, बाकी भारत रत्न कौन मिलो। उपराष्ट्रपति का पद
कौन से देश के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति की बात की, उपराष्ट्रपति का प्रश्न आ गया, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो मैं बता देता हूं आपको, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बहुत से लोगों को तो ये लगता है कि उपराष्ट्रपति अमेरिका में होता ही नहीं है, होता है, और अब तो वो भारतीय मूल की जो है वो उपराष्ट्रपति है अमेरिका में। तो इसलिए आप अब तो लोगों को फिर भी पता है कि वहां उपराष्ट्रपति नाम की भी कमला हैरिस जो है ना वो भारतीय मूल की है, वो वहां की उपराष्ट्रपति। वर्तमान जो राष्ट्रपति है आपने नाम सुना होगा, जिनका वो क्या नाम है उनका, बाइडेन। जो बाइडेन है ये भी जो है वो बराक ओबामा के टाइम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये उपराष्ट्रपति का पद होता है, और भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अलग अलग सबसे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, और समवर्ती सूची ली गई है, कनाडा से भारत की संघीय व्यवस्था ली गई है। अलग अलग देशों से हमने अलग अलग चीजें ली है, इसी कारण तो भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। पढ़ लियो ध्यान बिना। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, सही है। इसमें क्या गलत है, राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। उसके बाद राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, वो गलत है। करता था लेकिन वर्तमान में नहीं करता है, क्योंकि इनको जिस अनुच्छेद के अनुसार आरक्षण मिलता है उस अनुच्छेद को आगे बढ़ाया नहीं गया। 10 वर्षों के लिए आरक्षण मिलता है। मोदी सरकार ने 25 जनवरी 2020 को जब इनका आरक्षण समाप्त हो गया उसके बाद इस आरक्षण को बढ़ाना था, लेकिन सरकार यानी संसद ने आरक्षण को नहीं बढ़ाया, तो 26 जनवरी 2020 के बाद ये अधिकार समाप्त हो गया। राष्ट्रपति अब 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त नहीं कर सकता, मनोनीत नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो है वो आरक्षण ज्यादा आगे बढ़ाया नहीं, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन के मोदी जी कहते हैं कि जरूरत नहीं है हमें, इसलिए वो हटाया नहीं है, लेकिन उस आरक्षण को जो है वो ढील नहीं दी। तो अगला तो लास्ट वाला तो वैसे भी सत्य होना ही है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दिल्ली, पुडुचेरी, कई राज्य हैं, कई केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें उपराज्यपाल है, कहीं प्रशासक है, कहीं निदेशक है, ये जो भी है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता था, अब नहीं करता है, इसलिए गलत हो गया। करता था लिखा हुआ था ना, यहाँ करता था तो मैं सत्य कर देता, लेकिन था नहीं है, ये है वाला सिस्टम नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य आपातकाल अधिकतम कितने वर्षों के लिए लागू हो सकता है। देखिए ये बढ़िया प्रश्न है, ये फर्स्ट ग्रेड में आया था, फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था ये कि कितने वर्षों तक अधिकतम राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। 3 वर्ष के लिए, काफी लंबी अवधि है, लेकिन 3 वर्ष के लिए किसी राज्य में राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 28 है, अनुच्छेद है 356, राष्ट्रपति लगाता है और किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। भारत में अब तक 125-30 बार के बीच में इसका प्रयोग हो चुका है, दिनों दिन बढ़ता ही जाता है, कभी किसी राज्य में लगा दिया, ये होता ही रहता है। इसलिए ये इसकी अवधि जो है वो अधिकतम अवधि पूछी थी 3 वर्ष। राजस्थान में भी राज्य आपातकाल 4 बार लगाया जा चुका है, मैं आपको पीछे बता चुका हूं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये आया था सेकंड ग्रेड 2013 में जो पेपर हुआ था। 11 की भर्ती थी, 2012 में पेपर हुआ था, उसी भर्ती में मैंने पेपर दिया था। प्रश्न ये था, उत्तर था अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ये संयुक्त बैठक का है, ये अध्यादेश जारी करने का है, ये राष्ट्रपति का पद है। ये अनुच्छेद सारे ही महत्वपूर्ण है, लेकिन महाभियोग कहाँ है, महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। भारत के कितने राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए गए हैं, तो उत्तर होगा कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया। इवन कोई भी व्यक्ति महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भारत में आज तक हटाया नहीं गया है। महाभियोग प्रक्रिया ली कहां से गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। महाभियोग प्रक्रिया कौन लगाता है, संसद लगाता है। कौन से संसद में उसका सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, कोई भी सदन में कर सकता है। बस 1/4 सदस्य मिलकर एक प्रस्ताव तैयार करते हैं, संसद में रखते हैं, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देते हैं और उस पर सुनवाई शुरू हो जाती है। फिर वोटिंग होती है, यदि 2/3 से पारित हो तो अगले सदन में जाता है, फिर 2/3 से पारित हो तो राष्ट्रपति घर जाता है। अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। देखिए
मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लंबे वाला उत्तर सही होता है, इम लंबा उत्तर सही कौन है, इम उपराष्ट्रपति है। कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हालांकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, पर अनुच्छेद 89(1) के अनुसार यह स्पष्ट उल्लेखित है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यहाँ पदेन का मतलब क्या है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद का वेतन जो है वो उसी जो है वो राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर यानी सभापति के तौर पर उसे वेतन मिलता है। तो ये आज अपने 25% अपन पढ़ रहे थे, साथ में एक प्रश्न छोड़ते हुए चला जाता हूं। आप जरूर कमेंट करके प्रश्न का उत्तर बताना कि यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसकी जगह किस व्यक्ति जो है वो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में काम करता है। प्रश्न ये है, दोबारा सुन लीजिए, कि यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो कौन कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में काम करता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें और ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि औरों को भी फायदा मिल सके, मुझे भी मोटिवेट होकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने में जो है वो मजा आए। इसके अलावा आपको यदि ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए, वहां आपको सारी पीडीएफ पुरानी भी अपलोड हुई हुई मिल जाएगी। उसके अलावा पीछे के जो वीडियो है वो आपको इसमें लिंक में मिल जाएंगे। धन्यवाद। और चैनल को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।